वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे। जेपी नड्डा अल्मोड़ा से रुद्रपुर स्थित पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरे। उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। पुलिस लाइन हेलीपैड पर उधम सिंह नगर के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम कर रही है। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय रोहिल्ला के माध्यम से संचालित की गई। तो जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसको लेकर के देखा गया कि चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई। अब इन्हीं सब के बीच अगर देखा जाए तो किस प्रकार से यहां पर चुनाव के नजदीक आते ही दौरों का दौर जो शुरू हो जाता है, वो साफ तौर पर यहां देखा जा रहा है। जिस प्रकार से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यहां दौरा है, उसको लेकर के रुद्रपुर दौरे को लेकर के ये काफी अहम माना जाता है, क्योंकि रुद्रपुर में जो 10 विधानसभा सीटें थी, उसमें से 8 विधानसभा सीटों पर ये बीजेपी काबिज हुई थी। और यहां पर नड्डा रुद्रपुर शहर पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। उनके दौरे की पूरी रूपरेखा कल प्रदेश प्रवक्ता विनय रोहिल्ला जी ने पूरी निर्धारित कर दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर, पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। क्या कुछ वो कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देकर के जाएंगे, चूंकि विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं? देखिए, हमारा मूल मंत्र तो माननीय अध्यक्ष जी का प्रेरणादायक उनका उद्बोधन और उनकी हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जो कार्य क्षमता है उसको उभारना, और जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी एक पूरे विश्व के अंदर लोकतांत्रिक पार्टी है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो उसके कार्यकर्ता के अंदर कार्यकर्ता भाव के अनुरूप रहते हुए उसके आयाम को बढ़ाने की कोशिश माननीय अध्यक्ष जी के अपने उद्बोधन में मुझे ऐसा लगता है कि हमको प्रेरणादायक भाषण और उनकी शक्तिपूर्वक दोनों हमको प्राप्त होगा। तो सर, चूंकि जनपद उधम सिंह नगर में 8 विधानसभा सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। उनमें से आपकी एक विधानसभा जसपुर भी है, जो कि कांग्रेस के उसमें गई थी। इस बार क्या कुछ स्थितियां बनेंगी, क्योंकि 9 विधानसभाएं इस उत्तराखंड के लिए बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और किसान आंदोलन का भी सबसे ज्यादा भाव यहीं पर देखने को मिला है। तो ऐसी क्या रणनीति बनाई जाएगी कार्यकर्ताओं के बीच? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर विधानसभा में जो वोटिंग है वो 80,000 के करीब होता है। 80 हो जाए, 82 हो जाए, 85 हो जाए या 80,000 से कम हो जाए, और हर विधानसभा के अंदर हमारा 60 से लेकर 70-75 हज़ार कार्यकर्ता है, कैडर बेस कार्यकर्ता है। अगर हमने कार्यकर्ता के माध्यम से पार्टी की कार्य रचना को बनाकर जनता के बीच में अपने पूर्व घोषणा पत्र को, जो भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्षों की सरकार ने उपलब्धि के रूप में उसे पूरा किया है, और इतना लाभ केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक घर घर में लाभ की स्थिति में लाभार्थियों तक पहुंचे हैं, तो उन सब लाभार्थियों के माध्यम से, अपने घोषणा पत्र में की गई उपलब्धियों के माध्यम से और किए गए कार्य और रचना के माध्यम से, यदि भारतीय जनता पार्टी का 70,000 वोट कैडर वोट बाहर निकल जाता, आकर वोटिंग करता है, तो निश्चित रूप से हम 50,000 हर विधानसभा पर प्राप्त करेंगे। यही जो कार्य प्रणाली मुझे पूर्व में भी ऐसी थी और उसी कार्य प्रणाली को हमेशा आगे भी रहने वाली है। इसलिए हम भारी बहुमत से पुनः विधानसभा में अपना बहुमत पार करने वाले हैं। इसमें किंतु और परंतु किसी प्रकार की भी नहीं है। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल करूंगा जसपुर विधानसभा को लेकर के, चूंकि आपका एक केंद्र बिंदु के तौर पर भी, चूंकि वैसे तो आप राष्ट्रीय नेतृत्व में भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी आपकी है, लेकिन जसपुर विधानसभा में आपका चुनाव लड़ने का भी काफी आप समय से वहां पर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहां कैसे देखते हैं इस बार की क्या स्थितियां रहेंगी, क्योंकि पिछली बार वहां पर कांग्रेस जीती थी? देखिए, पिछली बार की स्थिति में तुलनात्मक अध्ययन था कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस वाले प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब दोनों पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो न उस समीकरण में नहीं है कि पार्टी अपने प्रत्याशियों को नहीं बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने आकलन और कार्यकर्ताओं के आकलन के आधार पर किसी भी कार्यकर्ता को निर्देश कर सकती है कि कौन चुनाव लड़ेगा, और उधर से जो भी उनको चुनाव लड़े। मुझे ऐसा लगता है कि अब समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने विधानसभा जसपुर के अंतर्गत कम से कम 75 करोड़ से ऊपर की सड़कें वहाँ पे बनी हैं, और अभी जो है आकाशवाणी रेडियो पूरे उत्तर भारत के अंदर 9 राज्यों के अंदर आकाशवाणी रेडियो जसपुर के अंदर स्थापित होने वाला है, उसका भूमि पूजन होने वाला है। अभी टाइगर सफारी की जो है जसपुर के अंदर दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से हमको टाइगर सफारी मिला है। तो इस तरह से अब वहाँ पे झंडा लगा है, राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले वहीं लगा था,
और इसके बाद आज हमने एक आर्मी टैंक की स्थापना की है और एक फाइटर प्लेन भी वहाँ स्थापित हुआ है। इसके अतिरिक्त विद्युत लाइनें और जो जनता से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं और अनेकों प्रकार के शासन प्रशासन की दिक्कतों को मुझे ऐसा लगा मिनिमाइज हमने किया है। लोगों के नज़दीक पहुंचकर हमने अपनी परीक्षा का जो पेपर था उसे पास करने की कोशिश की है। अब के मतांतरों में ऐसा रहेगा कि मुझको ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी 45,000 का वोट प्राप्त कर सर्वोच्च स्थिति में रहेगी। अभी आप सुन रहे थे प्रदेश प्रवक्ता विनय रोहिला जी को, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यकुशलता की वजह से जनता के बीच में एक बार फिर से जाएगी और साल 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी। साथ ही उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया कि जो टिकट बंटवारों की जो चीजें थी वो इस बार थोड़ी सी भिन्न होने वाली हैं। हालांकि आने वाला वक्त ये तय करेगा कि किस तरह से टिकट बंटवारे किए जाएंगे और आगे किस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी। अपने सहयोगी मनीष के साथ मैं संदीप कुमार, TV 100 रुद्रपुर।